हाय, दिस इज सेजोति देशवाल। वेलकम टू वन मोर रिवीजन लेक्चर ऑफ सीए इंटर ऑडिट। हम क्या कवर करने वाले हैं इस क्लास में? हम रिवाइज करने वाले हैं आपका एसए 210। एक सेकेंड रुक जाए। यस, वी आर गोइंग टू रिवाइज एसए 210। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप पहले भी आ चुके हो और आपने रिवीजन वीडियोस देखी हैं और अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप लाइक करके जाया करो, कमेंट करके जाया करो। अगर आपको कुछ बहुत अच्छा पॉइंट लगा है या अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या अगर आप चाहते हो कि आपको कोई और रिवीजन लेक्चर अवेलेबल हो जो अभी तक चैनल पे अवेलेबल नहीं है, तो आप उस बात को भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो नीचे। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद एसे 210 की रिवीजन। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा ऐसे है आपका, कोई भी ऐसे हम छोड़ के नहीं जाएंगे और इसकी हम इंपॉर्टेंस की बात नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैंडर्ड में ना कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी में इनकॉर्पोरेट हो सकता है, एमसीक्यू में इनकॉर्पोरेट हो सकता है। तो इस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए मत बैठना कि मैं स्टैंडर्ड 200 करूँगा, 210 करूँगा, या कौन सा स्टैंडर्ड मुझे करना चाहिए, कौन सा स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए। आपको पूरा का पूरा सिलेबस करना चाहिए। ठीक है, ऐसे 200 किसके बारे में बात करता है? ऐसे 200 बात करता है अग्रिंग टू दी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। आप मुझे एक बात बताओ कि आप जब भी कोई काम शुरू करते हो, वेन एवर यू स्टार्ट विद एनी वर्क, तो क्या आप उसका कुछ ना कुछ एग्रीमेंट बनवाते हो? मतलब एक फॉर्मल नोट बनवाते हो कि जो भी मैं काम करने वाला हूँ, जो भी मुझे काम मिला है, उस काम के टर्म्स क्या होंगे, कंडीशंस क्या होंगी, स्कोप क्या होगा, ईटीसी मुझे फीस क्या मिलेगी, किस टाइम तक मुझे रिपोर्ट देनी पड़ेगी। रिपोर्ट इन द सेंस कि जो भी आपका अल्टीमेटली काम है, आपको उस काम को किस टाइम तक करके देना पड़ेगा। तो आपको ये सारी की सारी जो बातें हैं वो काम शुरू करने से पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो। आपने बोला यस मैम, हम सारी की सारी बातें जब भी हम कोई काम लेते हैं उसको हम एक रिटर्न फॉर्म में हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में जाकर जिसने हमें वो काम दिया है और हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, तो वही चीज़ हम इस ऐसे 210 में पढ़ेंगे। आपके ऐसे 210 को हम कहाँ से कवर करेंगे? सो आई एम गोइंग टू यूज माई चार्ट्स फॉर ऐसे 210। जैसे कि हमने ऐसे 200 कवर किया था इससे पहले, बिल्कुल उसी वे में हम ऐसे 210 भी कवर करेंगे इन चार्ट से। बहुत ही अमेजिंग चार्ट्स हैं ये, आप बिल्कुल इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से मुझे पोस्ट करके आप इन चार्ट्स को बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है, आप इसको बना सकते हो। कंसाइज येट कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट्स हैं, मतलब कि सिर्फ पॉइंटर्स नहीं है चार्ट्स में, चार्ट्स के अंदर पूरा कंटेंट कवर है आपके सब्जेक्ट का। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद ऐसे 210। ऐसे 210 का क्या नाम है? रिवीजन लेक्चर है। मैंने पिछली बार का जो ऐसे 200 की रिवीजन है वो बहुत डिटेल में खींच दी थी। पता नहीं मैं इस रिवीजन लेक्चर में कितनी डिटेल में जाऊंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं रिवीजन भी शुरू कराती हूँ तो आई गो इनटू डिटेल्स ओनली, राइट। मैं कोशिश करूंगी मैं थोड़ी सी क्विक रहूं, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ पेशेंस को मेंटेन करके चलना, थोड़ा सा अपने दिमाग को सोच समझ के खुला रख के चलना, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आप मेंटेन करके चलना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस लेक्चर ऐसे 200। ओके, तो ऐसे 210 किसके बारे में बात करता है? अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई ना, जो मैंने पहले बोली है, फ्रेज नहीं समझ में आया, इसका मतलब आपने ऐसे 200 नहीं पढ़ा अभी तक। आप ऐसे 200 को जाके चैनल पे चेकआउट करो, उसके साथ साथ ऑडिट बूस्टर शॉर्ट्स को भी चेकआउट करो, उसके साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ओके, कमेंट भी करो अपने टीचर के ऊपर, मतलब टीचर के ऊपर नहीं, टीचर से आपको क्या चाहिए उसके ऊपर। स्टार्टिंग विद ऐसे 210 क्या बात करता है? ऐसे 210। ऐसे 210 बात करता है अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब जब आपके ऑडिटर को अपनी इंगेजमेंट मिलती है, आपके ऑडिटर को जब अपना काम मिलता है, उस काम को शुरू करने से पहले उसके क्लाइंट के बीच में और उसके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन रिलेशन टू दी टर्म्स, कि वो किस टर्म्स पे काम करने वाले हैं। वही चीज़ आपका ऐसे 210 आपको सिखाता है। ऐसे 210 जब हमने कल ऐसे 200 किया तो हमने क्या सीखा था कि हर एक
ऐसे आपके ऑडिटर के ऊपर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सेट करता है, राइट। हमने कल सीखा था ना कि अगर आपके ऑडिटर को अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसको एसएस के रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है, और हर एक ऐसे आपके ऑडिटर के ऊपर क्या लगाता है, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव लगाता है। उसी तरीके से ऐसे 210 भी आपके ऑडिटर के ऊपर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव लगाता है। ऐसे 210 कहता है कि आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि जब भी वो अगर कोई इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट का मतलब कि आपके ऑडिटर के पास पहली बार कोई नया क्लाइंट आया है, फॉर एग्जांपल आपको पहली बार रिलायंस की ऑडिट मिली है, तो उस टाइम में आपके ऑडिटर को उसको जब आपका ऑडिटर हाँ भरेगा कि हाँ मैं ऑडिट करूंगा रिलायंस तुम्हारी, उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस टू दी ऑडिट एंगेजमेंट। लेकिन अगर आपका जो क्लाइंट है, जो रिलायंस है, उसकी ऑडिट पिछले साल भी आपने करी थी और इस साल भी आप ही कंटिन्यू करोगे, तो उसको कहते हो कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये ऐसे दोनों सिचुएशंस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये ऐसे आपके ऑडिटर को दोनों सिचुएशन में उसके ऑब्जेक्टिव को बताता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा जब वो एक्सेप्ट करेगा एंगेजमेंट को या फिर वो कंटिन्यू करेगा एंगेजमेंट को, राइट। उस केस में ऐसे दोस्तों कहता है कि ऑडिटर तुम्हें दो चीजें करनी है, मतलब तुम्हें अपनी एक्सेप्टेंस देने से पहले, अपनी ऑडिट एंगेजमेंट के लिए हाँ भरने से पहले या फिर उसको कंटिन्यू करने से पहले तुम्हें दो चीजों का पता होना चाहिए। कौन कौन सी दो चीजें मैम? सबसे पहले तुम प्री कंडीशंस मतलब प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट को एस्टैब्लिश करोगे। मैम ये प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट कौन कौन सी होती है, ये क्या होती है, यही हमने इस ऐसे 210 में सीखना है, ठीक है। मतलब कि आपके ऑडिटर को दो चीजें एस्टैब्लिश करनी है अपनी हाँ भरने से पहले, एक्सेप्टेंस देने से पहले, अपने ऑडिट एंगेजमेंट के साथ कंटिन्यू करने से पहले। सबसे पहले क्या पी करना है उसको, पी मतलब प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को उसको एस्टैब्लिश करना है। उसके बाद सी करना है उसको, पीसी करना है मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में। सबसे पहले वो क्या करेगा, प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को वो एस्टैब्लिश करेगा। मतलब क्या करेगा वो, आपका ऑडिटर ये डिसाइड करेगा, आपका ऑडिटर ये डिसाइड करेगा, ये डिटरमाइन करेगा कि आपकी एंटिटी ने जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज किया है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। मतलब अगर आपकी मैनेजमेंट ने इंडेस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है तो क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है या नहीं, मतलब उसके ऊपर इंडेस लगता है कि नहीं लगता है। तो आपका ऑडिटर जब तक एक्सेप्टेंस नहीं देगा, जब तक वो प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को एस्टैब्लिश नहीं कर लेता, प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट में पहली कंडीशन है वो ये नहीं डिटरमाइन कर लेता कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपकी मैनेजमेंट ने यूज किया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं। उसके बाद वो मैनेजमेंट के साथ क्या करेगा, एक एग्रीमेंट में एंटर करेगा। मैनेजमेंट के साथ में क्या करेगा, एक एग्रीमेंट में एंटर करेगा और उसमें वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताएगा, आपकी मैनेजमेंट को बताएगा कि देखो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंटरनल कंट्रोल्स लगाने हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल्स लगाने हैं। उसके साथ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे देनी है, क्योंकि बीइंग एन ऑडिटर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करूंगा, बीइंग एन ऑडिटर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करूंगा। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है बीइंग द मैनेजमेंट कि तुम इंटरनल कंट्रोल्स को लगाओगे, तुम्हारा काम है कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाओगे एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। उसके साथ साथ जब भी मैं ऑडिट करते टाइम तुमसे इंफॉर्मेशन मांगूंगा, जब भी मैं ऑडिट करते टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट तुमसे इंफॉर्मेशन मांगूंगा, डॉक्यूमेंट मांगूंगा, कोई भी एविडेंस मांगूंगा, कुछ भी डॉक्यूमेंट इनवॉइस मांगूंगा, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम मुझे उस इंफॉर्मेशन को दोगे। आपका ऑडिटर ऑडिट शुरू करने से पहले, एक्सेप्टेंस देने से पहले ये सारी बातें आपकी मैनेजमेंट के साथ क्लियर कर लेता है बाय द वे ऑफ एग्रीमेंट। उसके साथ साथ कहता है कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तुमसे, तो मैनेजमेंट तुम्हें वो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मुझे देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो भी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, इंप्लॉइज हैं, उनके साथ भी मैं जाकर बातचीत करूंगा। मतलब तुम्हें मुझे उन लोगों के साथ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आपकी कौन कौन सी प्री कंडीशंस हैं जो आपके ऑडिटर को एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, कंफर्म करनी पड़ेगी बाय द वे ऑफ एग्रीमेंट आपकी
मैनेजमेंट के साथ? सबसे पहले कहता है कि मैं जब तक एक्सेप्टेंस नहीं दूंगा, जब तक मैं ये डिटरमाइन नहीं कर लेता कि जो भी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बनाई है या नहीं। दूसरी बात वो कहता है कि मैं मैनेजमेंट के साथ एक एग्रीमेंट में एंटर करूंगा और उस एग्रीमेंट में मैं मैनेजमेंट को बताऊंगा कि मैनेजमेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें क्या लगाने हैं, वेरी गुड, तुम्हें लगाने हैं इंटरनल कंट्रोल। मैनेजमेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करोगे एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मैं कोई भी इंफॉर्मेशन मांगूंगा, कोई भी डॉक्यूमेंट मांगूंगा, कोई भी रिकॉर्ड मांगूंगा तो तुम मुझे उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करोगे। उसके साथ साथ अगर मैं कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांगूंगा दैट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल प्रोवाइड दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन टू मी। उसके साथ साथ जो भी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उन लोगों के साथ अगर मुझे उन लोगों से मुझे कोई बातचीत करनी है, आप मुझे उन लोगों के साथ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करोगे। ठीक है, जब आपका ऑडिटर आपकी मैनेजमेंट के साथ ये प्री कंडीशंस को एस्टैब्लिश कर लेता है उसके बाद आपका ऐसे 210 कहता है कि एक्सेप्टेंस देने से पहले ये भी देख लेना कि जो भी तुम्हारे टर्म्स होंगे ना ऑडिट एंगेजमेंट के, आपकी मैनेजमेंट और आपकी मैनेजमेट और आपके ऑडिटर के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट कुछ और समझ रही है और आपका ऑडिटर कुछ और समझ रहा है। तो जब आपका ऑडिटर इन प्री कंडीशन को एस्टैब्लिश कर लेगा तो ऐसे 210 कहता है कि तुम एक्सेप्टेंस दे सकते हो, तुम अपनी ऑडिट एंगेजमेंट के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि मान लो मैम कि हमारी मैनेजमेंट हमारे ऑडिटर के स्कोप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करे। ये स्कोप कौन सा है मैम? ये स्कोप वही है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था। ये वही स्कोप है जो चैप्टर नंबर 1 में सीखा था। चैप्टर नंबर 1 की क्लास भी चैनल पे अवेलेबल है, गो एंड चेक इट आउट। ओके, तो ये आपका ऐसे 210 कहता है कि अगर मैनेजमेंट तुम्हारे स्कोप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है उस केस में ये उस टाइम पे बात हो रही है रिस्ट्रिक्शन की जब तक आपने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी है। तो अगर मैनेजमेंट आपके स्कोप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, मतलब अगर मैनेजमेंट कह रही कि ऐसा करो, बाकी सारी डिपार्टमेंट चेक कर लेना बट ये सेल्स वाली छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें हायर कर रही हूं तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि सेल्स को तुम चेक मत करना और अपना ओपिनियन देके चले जाना। तो ऐसा क्या हो रहा है कि अगर आपकी मैनेजमेंट कह रही है कि तुम किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ऑडिट मत करो, मतलब आपके स्कोप को, जो हमने सीखा था कि ऑडिटर के स्कोप में एंटिटी के सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट कवर होने चाहिए, तो सेल्स भी एंटिटी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आता है और आपकी मैनेजमेंट कह रही है कि तुम इसको स्कोप में कवर मत करो, इसके ऊपर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ। मतलब मैनेजमेंट अगर तुम्हारे स्कोप को रिस्ट्रिक्ट कर रही है उस केस में तुम कभी भी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं ऑब्टेन कर पाओगे। तो ऐसे 210 कहता है कि माफ करो, ऐसे एंगेजमेंट को तुम एक्सेप्ट मत करो तुम ऐसे एंगेजमेंट को एक्सेप्ट। ठीक है, यहां से 1-2 नंबर का एमसीक्यू से क्वेश्चन आ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, ये प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट से आपके 4 नंबर का 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन जो बनता है कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं आपके ऑडिट एंगेजमेंट के जिसके ऊपर आपका ऑडिटर हामी भरता है, आपकी मैनेजमेंट, इन दोनों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। देखो, सबसे पहले आपका जो ऑडिटर है और जो आपकी मैनेजमेंट है उनके बीच में एग्रीमेंट कैसे होता है, मतलब इनकी अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी। तो आपका ऐसे 210 कहता है कि या तो तुम एक एंगेजमेंट लेटर बना लो और उसके ऊपर साइन कर दो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि कोई और सूटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए। तो एंगेजमेंट लेटर, ठीक है, एंगेजमेंट लेटर हमने ऑडिट बूस्टर शॉर्ट्स में भी कवर किया कि कौन किसको इशू करता है, और एंगेजमेंट लेटर के 2 पार्ट्स होते हैं, राइट। तो ऑडिट बूस्टर शॉर्ट को तुम रेफर करना। तो कहता है कि देखो, अगर तुम्हें अपने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को अग्री करना है, करना ही पड़ेगा अग्री, क्योंकि दोनों हमने इस ऐसे की स्टार्टिंग में ही बोला कि आपके मैनेजमेंट और आपके ऑडिटर के बीच में टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को लेकर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उस कॉमन अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए उन टर्म्स को तुम कहीं ना कहीं पे तो लिखोगे। तो ऐसा करो, या तो तुम उसको एंगेजमेंट लेटर के फॉर्म में लिख दो, या फिर कोई एनी अदर रिटर्न सूटेबल फॉर्म हो वहां पे उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है। एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या सिर्फ एंगेजमेंट लेटर के फॉर्म में ही आप अपने टर्म्स को लिख सकते हो।
एंगेजमेंट लेटर में ही आप लिख सकते हो या किसी और अदर सुटेबल फॉर्म में लिख सकते हो। एक यहाँ पे एमसीक्यू का क्वेश्चन ये बन सकता है, जहां से आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं आपके एंगेजमेंट लेटर के। आपके एंगेजमेंट लेटर के ऊपर आपका ऑडिटर क्या क्या चीजें उसमें लिखी होती हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी ऑडिटर की। ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है, मैनेजमेंट को बताता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, वो बताएगा। मैनेजमेंट तुम्हें इंटरनल कंट्रोल्स लगाने हैं, मैनेजमेंट तुम्हें मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, वो ये भी बताएगा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है और मेरे ऑडिट के स्कोप में कौन कौन सी चीजें आएंगी। वो डिफाइन करेगा कि मैंने जब मैंने प्री कंडीशन चेक कर रहा था उस टाइम पे मेरे हिसाब से तुम्हारी एंटिटी के ऊपर कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है। उसके साथ साथ अगर कोई फॉर्म है या कोई स्पेसिफिक रिपोर्ट है जिसको इशू करना पड़ेगा आपके ऑडिटर को, तो उसकी रेफरेंस भी दी जाएगी इस टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में। तो आपका एंगेजमेंट लेटर की कौन कौन से टर्म्स होंगे, बहुत सिंपल है। आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, नंबर 1। आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ऑडिटर अपने स्कोप को बताएगा, अपने ऑब्जेक्टिव को बताएगा। उसके साथ साथ वो ये भी बताएगा कि उसने आपकी एंटिटी के ऊपर जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगता है उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करी है। अगर कोई स्पेसिफिक फॉर्म या कंटेंट है ऑडिट रिपोर्ट का, अगर उसको इशू करना है तो उसकी रेफरेंस भी आपके एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड की जाएगी। सो दिस आर द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर जो आपके ऑडिटर को इंक्लूड करने पड़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगला क्वेश्चन बनता है मैम, अगर हम मान ले कि रिलायंस कंपनी का ऑडिट पहले भी हमने ही किया था और इस बार भी हम ही रिलायंस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, मतलब पिछले साल भी हमने एंगेजमेंट लेटर बनाया होगा, पिछले साल भी हमने उसके अंदर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फॉर्म एंड कंटेंट, उसकी रेफरेंस हमने दी होगी, उसमें स्कोप को डिफाइन किया होगा, ऑब्जेक्टिव बताया होगा, ये सारी बातें हमने पिछले साल भी बताई होंगी। मैंने बोला हाँ, तो इस साल भी हम रिलायंस कंपनी के ऑडिटर हैं, तो क्या इस साल भी हम एक नया एंगेजमेंट लेटर बनाए, मतलब हम रिकरिंग ऑडिट कर रहे हैं, और इस साल भी क्या हम नया एंगेजमेंट लेटर बनाए, जो हमारे जो टर्म्स थे, जो हमने इनिशियली टर्म्स को डिफाइन किया था, उन टर्म्स को हम रिवाइज करें या फिर उन टर्म्स को सेम रखें। ये आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि क्या आपका ऑडिटर अगर रिकरिंग ऑडिट है, मतलब लास्ट ईयर भी आपने ही ऑडिट करी थी और इस साल भी अभी आप ही ऑडिट कर रहे हो, उस केस में क्या आपके ऑडिटर को अपने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा कि क्या उसको सेम ही टर्म्स पे वो कंटिन्यू कर सकता है। तो देखो, वो कहता है आपके ऑडिटर को एक असेसमेंट करनी पड़ेगी कि सर्कमस्टांसेस क्या हैं। सर्कमस्टांसेस आपके ऐसे हैं कि आपके ऑडिटर को रिवाइज करना पड़ेगा टर्म को, मतलब कि कुछ चेंज आया है। वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनकी वजह से आपके ऑडिटर को अपनी इंगेजमेंट लेटर के जो इनिशियल टर्म्स थे उनको रिवाइज करना पड़ता है। तो आपका ऑडिटर असेसमेंट करेगा कि क्या कोई ऐसा सर्कमस्टांस हुआ है जिसकी वजह से मुझे अपनी जो इनिशियल टर्म्स थे अपने ऑडिट इंगेजमेंट के उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर हुआ है तो मैं एक नया इंगेजमेंट लेटर इशू करके दे देता हूं, उसकी जो भी हमारा ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर था उसकी रिवीजन कर देता हूं। ठीक है मैम, वो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे जो एंगेजमेंट टर्म्स हैं, जो हमारे ओरिजिनल एंगेजमेंट टर्म्स थे, उनको रिवाइज करना पड़ सकता है मेरे ऑडिटर को। इसको तुम सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। यहां से क्वेश्चन बनता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है, 4 से लेकर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कौन कौन से सर्कमस्टांस हो सकते हैं? नंबर वन, आपको ये पता लगा कि आपकी जो एंटिटी है, आपकी जो मैनेजमेंट है, उसने जब आपने इनिशियल अपना ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनाया उसमें आपने क्या बताया था उसको कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसके साथ साथ आपने उसको ये भी बताया था कि तुम्हारा स्कोप क्या है और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट करने का, मतलब मेरे ऑडिट के स्कोप में क्या क्या चीजें आएंगी और मैं ऑडिट को करके अल्टीमेटली क्या अचीव करने वाला हूं। आपकी मैनेजमेंट ने, आपको ये पता लगा कि आपकी मैनेजमेंट ने गलत समझा है, मतलब देयर हैज बीन एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, तो उस केस में आप क्लैरिटी प्रोवाइड करोगे, आप रिवीजन करोगे अपने ओरिजिनल एंगेजमेंट लेटर की। सेकंड, वो कहता है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ही चेंज होगी,
मतलब जो हमारी ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग थी मैनेजमेंट को लेकर कि हम इन इन बातों को ध्यान में रख के, इन इन टर्म्स को ध्यान में रख के इंगेजमेंट को परफॉर्म करेंगे, वो इंगेजमेंट के टर्म्स ही चेंज हो गए। सो इफ देयर हैज बीन एनी चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, तो उस केस में भी आपको इंगेजमेंट लेटर को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिवाइज। उसके बाद कहता है कि आपकी सीनियर मैनेजमेंट चेंज होगी। सीनियर मैनेजमेंट चेंज होगी, इसका मतलब जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, जिन लोगों को अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी टर्म्स की, वो मैनेजमेंट ही चेंज होगी। तो अगर मैनेजमेंट चेंज हो गई तो उस केस में भी आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। देखो ये 100% एक्यूरेसी नहीं है कि आपको करनी ही पड़ेगी, ये वो रीजंस है जिसकी वजह से आपको रिवाइज करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ आपकी ओनरशिप चेंज होगी, ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हो गया, या फिर आपकी एंटिटी का नेचर चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया। पहले आप किसी और टाइप की इंडस्ट्री में काम करते थे, आप किसी और टाइप की इंडस्ट्री में काम करते हो। पहले आपके स्केल ऑफ ऑपरेशंस कम थे, अब स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ गए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपकी एंटिटी के ऊपर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगता था, पहले एएस लगता था, अब इंड एस एप्लीकेबल हो गया है, या फिर कोई और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आपकी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल हो गई है। उस सिचुएशन में ऑडिटर को अपने ओरिजिनल जो टर्म्स हैं ऑडिट एंगेजमेंट के, उसको रिवाइज करना पड़ सकता है। तो अगर मैं दोबारा से बोलूं कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिस रीजंस की वजह से आपके ऑडिटर को अपने ओरिजिनल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को रिवाइज करना पड़ सकता है, तो मेरे साथ बोलो कि सबसे पहले क्या कि उसको ये इंडिकेशन मिली कि जो मेरी मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग थी ऑब्जेक्टिव को लेकर, मेरे स्कोप को लेकर, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, तो इस वजह से आपका ऑडिटर अपने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को रिवाइज कर सकता है। उसके साथ साथ अगर उसके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ही चेंज हो गए, पहली बात तो क्या हुआ, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि आपकी मैनेजमेंट ने गलत समझ लिया स्कोप को, ऑब्जेक्टिव को गलत समझ लिया, उसको ये इंडिकेशन हुई है तो उसने अपने उसको रिवाइज कर दिया एंगेजमेंट लेटर को। लेकिन दूसरे में क्या हो रहा है, उसकी टर्म्स ही चेंज हो गई। जिस टर्म्स पे उन्होंने इनिशियली एग्री किया था, अब वो टर्म्स चेंज हो गए, उसकी सीनियर मैनेजमेंट चेंज होगी, वो लोग चेंज हो गए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे, ओनरशिप चेंज होगी, उसके ऊपर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता था, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल, फॉर एग्जांपल पहले एएस एप्लीकेबल होता था, अब इंड एस एप्लीकेबल होता है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही चेंज हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ अगर कोई और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, तो ये सारे रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से आपके ऑडिटर को रिवीजन करनी पड़ेगी आपके एंगेजमेंट लेटर में। उसके बाद कहता है कि अगर आपकी मैनेजमेंट भूल चुकी है, टर्म्स क्या थे एंगेजमेंट लेटर को, और मैनेजमेंट को एक जेंटल रिमाइंडर देने की जरूरत है अबाउट द ओरिजिनल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, तो उस केस में भी आपका ऑडिटर एक रिवाइज लेटर भेज सकता है। तो दिस आर द सर्टेन सिचुएशंस जिस केस में आपके ऑडिटर को रिवाइज करने पड़ेंगे अपने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मूविंग फॉरवर्ड ये जो आपका टॉपिक है, यहां से आपका बन सकता है केस स्टडी के क्वेश्चन। क्या कि मान लो आपकी मैनेजमेंट कहती है कि मुझे अपने ऑडिट टर्म्स को चेंज करना है, आपकी मैनेजमेंट कहती है मुझे अपने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को चेंज करना है, तो क्या आपके ऑडिटर को एक्सेप्ट करना चाहिए ऐसा चेंज? मतलब आपके ऑडिटर ने एक्सेप्टेंस दे दी है अपनी ऑडिट एंगेजमेंट की, उसके बाद आपकी मैनेजमेंट कहते हैं कि मुझे इस टर्म को चेंज करना है, तो क्या आपके ऑडिटर को एक्सेप्ट करना चाहिए ऐसा चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट? तो आपका ऐसे दोस्तों कहता है कि देखो जनरल रूल तो ये है कि ऑडिटर तुम मत करो एक्सेप्ट, क्या करो, तुम मत करो ऐसे चेंज को एक्सेप्ट अनलेस मैनेजमेंट के पास कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। अगर मैनेजमेंट के पास कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, मैनेजमेंट जस्टिफाई कर सकती है, मैनेजमेंट रीजन दे पा रही है कि मैं इस टर्म को इस वजह से चेंज करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कहती है कि पहले मैंने आपको क्या बोला था कि मेरी 4 फैक्ट्रीज हैं, आप उन 4 फैक्ट्रीज की ऑडिट करो। ठीक है, अभी क्या है कि मेरी 2 फैक्ट्रीज बंद हो गई, पिछले साल 4 फैक्ट्रीज थी, इस साल 2 फैक्ट्रीज बंद हो गई, अभी सिर्फ 2 फैक्ट्रीज बची हैं। तो अगर सिर्फ 2 फैक्ट्री बची हैं तो मेरा स्कोप कम हो गया ना, तो मैनेजमेंट हैज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन कि आप अपने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को रिवाइज करते हो क्योंकि स्कोप आपका चेंज हो गया। तो उस केस में कहता है कि जनरल रूल तो ये है कि आप मत मानो मैनेजमेंट की बात अनलेस मैनेजमेंट के पास एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। ठीक है, फिर ऐसे 210 कहता है 2 सिचुएशन को डिफाइन करता है। कौन कौन सी 2 सिचुएशन, और इन्हीं 2 सिचुएशन से आपकी केस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। पहली सिचुएशन कि अगर मैनेजमेंट कहती है कि मैं चेंज करूंगी अपने उसको टर्म्स को, और आपका ऑडिटर भी अग्री कर जाता है, फिर तो प्रॉब्लम ही क्या है,
फिर तो प्रॉब्लम ही क्या, मैनेजमेंट ने बोला मुझे अपने टर्म्स को चेंज करना है, आपके ऑडिटर को कोई इश्यू नहीं है, तो ऐसा करो कि दोनों की दोनों पार्टीज अग्री करती हैं तो एक नया एंगेजमेंट लेटर तुम साइन कर लो, ठीक है। तो पहली सिचुएशन ये है कि मैनेजमेंट भी मान जाती है और ऑडिटर भी मान जाता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि ऑडिटर नहीं मान रहा है, ऑडिटर इज अनेबल टू अग्री टू द terms of the to the change in the terms of audit engagement एंड मैनेजमेंट कह रही है कि मैं ओरिजिनल टर्म के साथ कंटिन्यू नहीं करूंगी। ठीक है, तो उस केस में क्या कहता है आपका ऐसे कि अब क्या हो गया यार, एक डेड लॉक आ गया है कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया आपके मैनेजमेंट के बीच में और आपके ऑडिटर के बीच में। और ऐसे दोस्तों में हमने क्या बोला था कि आपका जो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है वो एक लिमिटेशन होती है कि आपकी मैनेजमेंट चाहे तो आपके ऑडिटर की हेल्प ना करे ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने में, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देगा कौन, मैनेजमेंट। सपोर्ट कौन देगा, मैनेजमेंट। डॉक्यूमेंट कौन देगी, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ना दे तो उस केस में कहता है देखो, अगर आपकी मैनेजमेंट कहती है कि टर्म्स को रिवाइज कर दो और आपका ऑडिटर नहीं मान रहा है उस चेंज में, तो एक डेड लॉक आ गया है। उस केस में तुम कभी भी ऑडिट एंगेजमेंट को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो उस ऑडिट एंगेजमेंट से तुम विड्रॉ कर दो। उसके साथ साथ ये भी देखना कि क्या कोई लॉ, कोई रेगुलेशन तुम्हारे ऊपर कोई रिक्वायरमेंट सेट करता है कि तुम्हें उन रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भी कम्युनिकेशन करना है इन रिलेशन टू ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो केस स्टडी से बन सकता है कि ऑडिटर क्या करेगा अगर क्या आ गया आपकी मैनेजमेंट और आपके, एक सेकंड दे रहा मुझे यार, ठीक है। तो ये क्या था आपका ऐसे 210। आई होप कि आपको ये ऐसे अच्छा लगा होगा। आधे घंटे से भी कम टाइम में ये ऐसे रिवाइज हुआ है, जहां तक मुझे लगता है आधा घंटा भी नहीं हुआ है। तो बहुत ही एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से केस स्टडी का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर डेड लॉक आ जाता है या टर्म्स कौन कौन से इंक्लूड होते हैं और रिवीजन कब होते हैं, तो यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, आप इस लेक्चर को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड स्टे ट्यून विद द चैनल बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी अदर वीडियोज एज वेल। उसके साथ साथ ऑडिट बूस्टर शॉर्ट्स, डू रेफर देम। Thank you so much for staying with me. Thank you so much for coming to the channel and have a nice, great day. Bye.